नमस्कार बच्चों, स्टाफिंग के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट के मेरिट्स और डीमेरिट्स। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर दी वेरियस एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से किसी को अपॉइंट कर रहे हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, उसकी मेरिट्स क्या होंगी। तो पहली मेरिट्स है, एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। इंटरनल सोर्सेज में प्रमोशन के थ्रू हम वैकेंसीज फिल करते हैं। तो जब एक आदमी का प्रमोशन होता है, एक प्रमोशन की पूरी चेन होती है, बहुत सारे लोगों का प्रमोशन होता है, तो प्रमोशन से एम्प्लॉयज खुश होते हैं, वो मोटिवेट होते हैं अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। इंटरनल सोर्सेज थोड़ा आसान है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से किसी को रखना है, बाहर से किसी को बुलाना नहीं है, एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है। तो एक्सटर्नल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इंटरनल तो बहुत ही आसान और सिंप्लीफाई प्रोसेस है। नो नीड फॉर इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। नए एम्प्लॉय को हम जनरली ऑर्गेनाइजेशन से मिलाते हैं, उनके लोगों से मिलाते हैं, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में उसे बताते हैं, तो इसमें खर्चा होता है। लेकिन जो ऑलरेडी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन का ही है तो उसे इंडक्शन ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। हमारा ये खर्चा भी इंटरनल सोर्स में बच जाता है। ट्रांसफर हैज़ बेनिफिट ऑफ शिफ्टिंग वर्कफोर्स फ्रॉम सरप्लस डिपार्टमेंट टू दोज डिपार्टमेंट वेयर देयर इज ए शॉर्टेज। इसमें हम दूसरा मेथड जो यूज़ करते हैं वो है ट्रांसफ़र। तो जहाँ पर ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं तो उन्हें वहाँ से ट्रांसफ़र कर दीजिए उस डिपार्टमेंट में जहाँ कम है। तो हम ट्रांसफ़र के थ्रू भी वैकेंसीज फिल करते हैं और जो हमारा वर्कफोर्स है उसको यूज़ कर लेते हैं। तीसरा, चीपर एज कंपेयर टू एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज सस्ता है, इसमें खर्चा कम आता है। एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी पड़ रही है, सिलेक्शन टेस्ट नहीं लेना पड़ रहा है, मेडिकल नहीं करवाना पड़ रहा है, इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कराना पड़ रहा है, इंडक्शन ट्रेनिंग नहीं करवानी पड़ रही है, तो एक्सटर्नल से ये सस्ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है, दो द इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट आर चीपर एंड इकोनॉमिकल, स्टिल ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट प्रेफर इंटरनल सोर्सेस। कि इंटरनल अच्छा है, सस्ता है, फिर भी ऑर्गेनाइजेशन से क्यों यूज नहीं करती। तो इनडायरेक्टली वो आपसे लिमिटेशंस और उसके ड्रॉबैक्स पूछ रहे हैं। तो पहला ड्रॉबैक है, स्कोप ऑफ फ्रेश टैलेंट रिड्यूस्ड। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से किसी को रखोगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में न्यू टैलेंट, एक न्यू ब्लड नहीं आएगा, उसका स्कोप कम हो जाएगा। इंप्लॉयज में बिकेम लेथार्जिक। इंप्लॉयज आलसी हो जाएंगे जब उन्हें पता है कि टाइम बाउंड प्रमोशन है, जो सीनियर है उसका प्रमोशन होगा, तो हम क्यों काम करें, सीनियर काम करेगा, हमारा जब टाइम आएगा हम तब काम करेंगे। तो इंप्लॉयज लेजी हो जाते हैं। न्यू एंटरप्राइजेस कैन नॉट यूज इंटरनल सोर्सेज। एक नई ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल सोर्सेज यूज कर ही नहीं सकती, वो तो पहली बार बनी है, तो वहां तो इंटरनल सोर्सेज है ही नहीं। नेक्स्ट, स्पिरिट ऑफ कंपटीशन अमंग एम्प्लॉयज में रिड्यूस। कंपटीशन की भावना जो एम्प्लॉयज में है वो कम हो जाएगी। और तीसरा, लास्ट पॉइंट है, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉयज में रिड्यूस देयर प्रोडक्टिविटी। हम बार बार ट्रांसफर करते हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, तो ये ट्रांसफर की वजह से एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी पे फर्क पड़ता है और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी पे भी इसका असर पड़ता है। तो ये आपकी मेरिट्स और डीमेरिट। बड़ा सेकेंड क्वेश्चन जो इस चैप्टर में हम करेंगे वो है, व्हाट आर दी वेरियस एडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से किसी को अपॉइंट कर रहे हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, फायदे क्या होंगे। पहला फायदा, क्वालिफाइड पर्सन्स। अगर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से किसी को ला रहे हैं तो हमारे पास क्वालिफाइड पर्सन्स आएंगे। एडवर्टाइजमेंट होगा, बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे, उनमें से जो बेस्ट होगा हम उसे सेलेक्ट करेंगे। सेकेंड एडवांटेज है वाइडर चॉइस। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही किसी को सेलेक्ट कर रहे हैं तो लिमिटेड स्कोप है हमारे पास, जो है हमें उसी में से चूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर बाहर से बुला रहे हैं तो हमारे पास चॉइस ज़्यादा होगी, बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे और हम उसमें से चूज करेंगे। तो एक्सटर्नल सोर्सेज से हमारी चॉइसेस बढ़ जाती हैं। फ्रेश टैलेंट, नया टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगा। स्कोप फॉर फ्रेश टैलेंट इंक्रीजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, व्हेन न्यू एम्प्लॉयज आर अपॉइंटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, ओल्ड एम्प्लॉयज कंपीट विद न्यू एम्प्लॉयज। जब नए एम्प्लॉयज आते हैं तो पुराने एम्प्लॉयज उनके साथ कंपीट करते हैं, तो कंपटीशन बढ़ता है। तो ये कंपटीशन जो है बेनिफिशियल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। डिसएडवांटेज की बात करें, एक्सटर्नल के डिसएडवांटेज क्या है। पहला, डिससेटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। एग्जिस्टिंग स्टाफ को ये लगता है कि इनकी वजह से हमारे प्रमोशन के चांसेस कम हुए हैं, अगर ये लोग नहीं आते तो आज हमारा प्रमोशन होता, तो उनका असंतोष बढ़ जाता है, वो डिससेटिस्फैक्शन बढ़ जाता है उनका। सेकेंड, लेंदी प्रोसेस, लंबा प्रोसेस है।
आप अखबार में एडवर्टाइजमेंट करेंगे, लोग अप्लाई करेंगे, फिर उनका इंटरव्यू होगा, टेस्ट होगा, फिर उनको ट्रेनिंग दोगे, तो लेंथी प्रोसेस है। एक्सटर्नल सोर्सेज लेंथी है। और लास्ट, कॉस्टली प्रोसेस। एक्सटर्नल सोर्सेज और रिक्रूटमेंट में ज़्यादा खर्चा होता है। एडवर्टाइजमेंट फ्री में नहीं होती, उसके भी पैसे देने पड़ते हैं। जो आप टेस्ट कंडक्ट कराएंगे उसमें भी खर्चा होता है, ट्रेनिंग कराएंगे उसमें भी खर्चा होता है। तो ये कॉस्टली प्रोसेस है। तो ये इसमें 4 एडवांटेजेस हैं और 3 डिसएडवांटेजेस हैं एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट की। बेटा थर्ड क्वेश्चन इस चैप्टर का जो है वो हम सिलेक्शन के बारे में करेंगे। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग बेस्ट एम्प्लॉय फ्रॉम द पूल ऑफ कैंडिडेट डेवलप एट द स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के टाइम पर हमारे पास बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, उसमें से जो बेस्ट एम्प्लॉय है उसे चूज करने का जो प्रोसेस है वो सिलेक्शन है। जनरली रिक्रूटमेंट जो है एक पॉजिटिव प्रोसेस में हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आए, लेकिन सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस में हम लोगों को मना करते हैं कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूट नहीं करते हैं, तो हम इस लोगों को मना करते हैं और जो बेस्ट एम्प्लॉय है उसे चूज करते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन 6 नंबर में आ सकता है कि व्हाट आर दी वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस का जो पहला स्टेप है वो है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग जो है इट इज अ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग टोटली अनसूटेबल कैंडिडेट। ऐसे लोग जो जॉब के लिए बिल्कुल भी सूट नहीं करते हैं उन्हें पहले ही स्टेज में बाहर निकाल देना। तो आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म ढंग से नहीं भरा, उसमें कुछ गलतियां होती हैं, तो आपका जो फॉर्म होता है उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो पहले स्टेज में ही आप बाहर हो गए। उसको प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग कहते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट में हम रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं। बहुत अलग अलग तरह के टेस्ट लिए जाते हैं आपकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। पहला हो गया इसमें इंटेलिजेंस टेस्ट। आपका इंटेलिजेंस लेवल देखा जाता है, एप्टीट्यूड टेस्ट देखा जाता है, ट्रेड टेस्ट देखा जाता है। जब आप किसी कंपटीशन का एग्जाम देते हो तो उसमें मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, आपकी इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जीके आती है। तो सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट, आप कितने इंटेलिजेंस हैं उसको चेक करने के लिए लोग जनरली मैथ्स और रीजनिंग का टेस्ट लेते हैं। तो इंटेलिजेंस लेवल को चेक करने के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट, आप न्यू स्किल्स को कितना अडॉप्ट करते हैं, आपकी न्यू स्किल्स को सीखने की जो टेस्ट है उसको हम एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। और तीसरा है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट जनरली आपके पास जो एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं उसे मेजर किया जाता है ट्रेड टेस्ट के से। तो पहला प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हो गया, फिर आपने टेस्ट कंडक्ट करा लिया, जिसने टेस्ट पास कर लिया, थर्ड हो गया एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। इंटरव्यू में एम्प्लॉयर आपके साथ फेस टू फेस कन्वर्सेशन करता है, आपसे बातचीत करता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करता है, आपकी नॉलेज को चेक करता है। कुछ लोग होता है क्योंकि डॉक्यूमेंट सही होते हैं लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती है, तो बातचीत के द्वारा वो उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो अगर कोई इंटरव्यू को भी पास कर ले तो नेक्स्ट स्टेप है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक में आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड की है एजुकेशन के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, तो आपका एम्प्लॉयर वो चेक करेगा, आपकी कॉलेज से चेक करेगा, स्कूल से चेक करेगा, प्रीवियस एम्प्लॉयर से चेक करेगा, इवन आपके पुलिस स्टेशन से भी चेक किया जाएगा कि इस पर्सन का कोई पुलिस रिकॉर्ड है कि नहीं है। तो इसको रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक कहते हैं। अगर रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक ओके है तो आपको फिर नेक्स्ट मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन में आपका कंप्लीट मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी मेडिकली अनफिट आदमी को जॉब पे रखना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई मेडिकली फिट नहीं है वो बार बार छुट्टी लेगा इलाज के लिए, एब्सेंट होगा, तो इस तरह के एम्प्लॉयज़ को कोई नहीं चाहता, इसलिए वो पहले ही मेडिकल टेस्ट करवाते हैं। और अगर आप मेडिकल टेस्ट भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको जॉब ऑफर कर देती है कंपनी की, हाँ हम आपको जॉब ऑफर कर रहे हैं, इतनी सैलरी हम आपको देंगे। अब कंपनी ने जॉब ऑफर कर दिया। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट या एम्प्लॉयमेंट। कंपनी ने जॉब ऑफर किया है, उसे एक्सेप्ट करना आपके हाथ में। अगर एम्प्लॉय या कैंडिडेट उस जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट या साइन कर दिया जाता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, और उसको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दे दिया जाता है। और लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट में डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी, लीव, रूल रिगार्डिंग लीव, रूल रिगार्डिंग टर्मिनेशन, रूल्स रेगुलेशन सब कुछ उसमें मेंशन होता है। तो जनरली सिलेक्शन के जो स्टेप्स हैं 7 स्टेप है। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, अनसूटेबल कैंडिडेट्स को हटाना,
टेस्ट लेना, सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू कंडक्ट कराना, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद जॉब ऑफर, और जॉब ऑफर एक्सेप्ट हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। 6 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है और केस स्टडीज में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे वो करेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेनिंग? ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयज टू परफॉर्म द जॉब बेटर और एफिशिएंटली। तो फिर ट्रेनिंग डेवलपमेंट क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ। ये लर्निंग एंड ग्रोथ का प्रोसेस है। तो क्वेश्चन में पूछा सकता है डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, तो एक तरफ ट्रेनिंग और एक तरफ डेवलपमेंट। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल्स, ट्रेनिंग। डेवलपमेंट, इट इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ। आप जनरली जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई आप अपनी डेवलपमेंट कर रहे हो, MBA कर रहे हो, वो भी आप अपना डेवलपमेंट कर रहे हो ताकि आपको फ्यूचर में अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, आपका करियर बने। ट्रेनिंग किसी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए। तो नेक्स्ट क्या है? इट इनेबल्स द एम्प्लॉय टू डू द जॉब बेटर। आप जो जॉब करो वो जॉब बेटर करोगे ट्रेनिंग की वजह से। इट इनेबल्स द एम्प्लॉय टू द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉयज। इससे एम्प्लॉयज की ओवरऑल ग्रोथ होगी डेवलपमेंट से। ट्रेनिंग इज जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस, डेवलपमेंट इज करियर ओरिएंटेड प्रोसेस। एक और पॉइंट हम कह सकते हैं, जो ट्रेनिंग का जो खर्चा है वो ऑर्गेनाइजेशन बेयर करती है, डेवलपमेंट का खर्चा जो है एम्प्लॉय को खुद बेयर करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट 3 मार्क्स के लिए। बेटा इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग के 2 मेथड्स होते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऐसी ट्रेनिंग जो जॉब पे रहते हुए ही की जाती है उसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहते हैं, और ऐसी ट्रेनिंग जो आप जॉब को छोड़ के कहीं बाहर जाते हैं ट्रेनिंग करने उसे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में पहली ट्रेनिंग है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में आप किसी सीनियर वर्कर जिसे नॉलेज है उसकी गाइडेंस में रहकर काम सीखते हैं और वो आपको काम सिखाता है। जनरली आयरन वेल्डर, कारपेंटर, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इनके अंदर रहकर लोग, इनके सुपरविजन में रहकर लोग काम सीखते हैं और इस तरह की ट्रेनिंग को अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कहते हैं। दूसरी ट्रेनिंग है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग में आप जब पढ़ाई करते हैं तो आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए रियल वर्ल्ड बिजनेस सिचुएशन में जाना पड़ता है। होटल मैनेजमेंट वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो रियल होटल में जाकर वहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करते हैं। ऐसे ही जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो किसी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स के साथ रहकर उनके अंदर इंटर्नशिप करते हैं। लॉयर्स को भी इंटर्नशिप करनी पड़ती है। तो यानी आपको रियल वर्ल्ड सिचुएशन में जाकर प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने वाली जो ट्रेनिंग है उसे इंटर्नशिप कहते हैं। जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन में हम डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉयज़ को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में चेंज करते रहते हैं ताकि उन्हें हर पोजीशन की नॉलेज हो। कल अगर कोई छोड़कर भी जाता है उस बंदे को तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दूसरे व्यक्ति को वो काम आता है। तो हम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ को शिफ्ट करते रहते हैं ताकि उन्हें ऑर्गेनाइजेशन का हर एलिमेंट का जॉब या हर एलिमेंट का वर्क पता हो। नेक्स्ट है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऐसी ट्रेनिंग जहां पर आपको जॉब छोड़कर जाना पड़े उसे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। सबसे पहले ट्रेनिंग है इसमें वेस्टिबुल ट्रेनिंग। वेस्टिबुल ट्रेनिंग एक ऐसी ट्रेनिंग होती है जहां पे एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट क्लासरूम के अंदर क्रिएट किया जाता है, आपको वहां ट्रेनिंग दी जाती है और जब आप सीख जाते हैं तब आपको रियल वर्ल्ड में भेजा जाता है। जैसे मोबाइल रिपेयरिंग में आपको शुरू में डमी मोबाइल पे सिखाया जाता है, कंप्यूटर में आपको डमी कंप्यूटर्स पे सिखाया जाता है। तो कहीं कहीं पर जब कार ड्राइविंग भी करने जाते हैं तो आपको कार में नहीं बैठाया जाता है, एक स्टिमुलेटर में बैठ के उसे सिखाया जाता है और जब आप सीख जाते हो तब आपको वहाँ ले जाया जाता है मशीन के ऊपर। जहाँ पर मशीन बड़ी कॉस्टली हो, सफोस्टिकेटेड हो, वहाँ पर वेस्टिबुल ट्रेनिंग को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कॉन्फ्रेंसेस। जब कॉन्फ्रेंसेस होती हैं आपको जॉब छोड़कर कहीं पर कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाता है, ये भी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। और लास्ट में केस स्टडीज़। केस स्टडीज़ में जो हमारा मैनेजर है उसके पास जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ उसे शेयर करता है, उस नॉलेज को आगे वो उसी सिचुएशन में अप्लाई करते हैं। तो ट्रेनिंग के 2 टाइप्स हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग
ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। इसी के साथ पेटाई चैप्टर आपका खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। बहुत जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।